हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए टेस्ट पेपर लेके आया हूं। ये 20 क्वेश्चन का टेस्ट है जो अधिगम चैप्टर से संबंधित है। इसे आप हल करिए और देखिए आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं और कितना आपको और परिश्रम करने की ज़रूरत है। उससे पहले मैं बता दूँ कि मेरी डेली वीडियो आ जाती है 9 AM पे। 9 बजे मेरी वीडियो आ जाती है। इन केस अगर कभी वीडियो नहीं आ पाई तो नेक्स्ट डे भी 9 बजे आपको मिल जाएगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना टेस्ट। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, साइकिल सीखने के बाद मोटरसाइकिल सीखना सरल हो जाता है, तो यह किस अधिगम की श्रेणी में आता है। देखिए पढ़ाया जा चुका है, पहले ही दिन पढ़ाया गया था जब हम बता रहे थे अधिगम के बारे में। ऑप्शन दिया गया है धनात्मक अंतरण, ऑप्शन बी दिया है सहायक अंतरण, ऑप्शन सी दिया गया है पूरक अंतरण। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ए वाला धनात्मक अंतरण। क्यों हो जाएगा? देखिए जो साइकिल ये चला रहा है व्यक्ति, साइकिल चलाना सीख गया है, अब वो मोटरसाइकिल चलाने जा रहा है। तो जब मोटरसाइकिल चलाने जाएगा तो कम से कम कुछ चीज़ें ना आए लेकिन मोटरसाइकिल को संभाल ले जाएगा वो, क्योंकि साइकिल वो चलाना सीख चुका है। तो 3 अंतरण होते हैं। देखिए धनात्मक होता है, मैंने बताया हुआ है। अगर आपने क्लास नहीं ली है तो क्लास में जाके देख सकते हैं, जो लेक्चर है वीडियो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चाहे आप प्लेलिस्ट में देख लीजिए। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होता है। शून्य होता है, एक बार यहाँ भी समझ लीजिए क्या होता है ये। धनात्मक क्या होता है? जब कोई काम सीखा गया, कोई अनुभव सीखा गया, दूसरा काम करने जाए उसमें सहयोग करे। जैसे ये व्यक्ति क्या कर रहा है, साइकिल चलाना सीख चुका है और मोटरसाइकिल चलाना जब जा रहा है तो उसको उसमें मदद मिल रही है, तो ये धनात्मक हो गया। और ऋणात्मक क्या हो गया? उसी से संबंधित है, यानी कि वो काम तो किया है लेकिन कहीं और जाके सही से उसको क्या कर रहा है, फॉलो नहीं कर पा रहा। मान लीजिए आप टाइपिंग सीखते हैं, आप कंप्यूटर में टाइपिंग क्या जानते हैं? इंग्लिश। आप इंग्लिश टाइपिंग जानते हैं, अब आपको कीवर्ड दिया गया, कहा गया आप हिंदी टाइपिंग करिए। आप टाइपिंग तो जान रहे हैं लेकिन आपसे कह दिया गया हिंदी टाइप करने के लिए, आप कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको ये काम सीखने के बाद भी वैसा ही काम दिया जा रहा है लेकिन वो उससे अलग है। तो बिल्कुल जो यहाँ का सीखा गया अनुभव है यहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो गया? ऋणात्मक हो गया, यानी कि बाधा बन रहा है। अब आगे आता है शून्य। शून्य में क्या होती है? ना तो आपके सीखे गए काम का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मान लीजिए आप साइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाना सीखे हैं, अब आपको कोई बिल्डिंग बनाने का काम दे दिया गया, आपको मान लीजिए दीवार खड़ा करने का काम दे दिया गया, तो उसका कोई उससे लेना देना ही नहीं है। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपका दिया गया है, दूसरा प्रश्न दिया गया है, निम्न में से अधिगम नहीं है। निम्न में से अधिगम नहीं है। वृद्धि, पहला ऑप्शन है वृद्धि, परिपक्वता, मादक पदार्थ, थकान। तो इसमें से कौन सा अधिगम नहीं है? आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी वाला, कोई भी अधिगम नहीं है। इसमें कोई भी अधिगम नहीं है। वृद्धि, परिपक्वता, मादक पदार्थ, थकान, इसमें कहीं भी लर्निंग, कहीं भी सीखना नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि 3 के तीनों ऑप्शन क्या हैं? सही नहीं है। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, अधिगम आसक्तता वाले बच्चों का लक्षण क्या है। देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं। अधिगम आसक्तता वाले बच्चे, आसक्तता मतलब होता है छींड़ता, या फिर कह सकते हैं आप लैग कह सकते हैं। तो अधिगम आसक्तता वाले बच्चों का लक्षण क्या है? आपका ऑप्शन दिया गया है, विषय पर ध्यान केंद्रित ना होना, सामाजिक संबंधों के मूल्यांकन में कठिनाई, शारीरिक संतुलन में कमी। तो कौन सा हो सकता है अधिगम आसक्तता? मतलब अधिगम सीखने में कोई चीज़ जो बाधा आती है वो क्या हो सकती है? तो कौन सी चीज़ सही हो जाएगी इसमें? ए बी सी, तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। तो तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शन जो सही होगा वो डी वाला सही होगा। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, थॉर्नडाइक, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, थॉर्नडाइक के सीखने का मुख्य नियम नहीं है। देखिए मैंने बताया था थॉर्नडाइक के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। एक सहायक, सबसे पहला वाला है आपका मुख्य नियम, पहला मुख्य नियम है, और दूसरा है गौड़ नियम है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें ऑप्शन दिया गया है तत्परता का नियम, परिणाम का नियम, अभ्यास का नियम, सादृश्य का नियम। तो कौन सा हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा, क्योंकि डी क्या है? ये गौड़ नियम है, और ये तीनों के तीनों क्या हैं? मुख्य नियम हैं। कितने हैं मुख्य नियम? 3 हैं, और गौड़ नियम 5 है। लेक्चर वीडियो में आप डिटेल में जाके इसको देख सकते हैं। थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है ये किस पर आधारित है? देखिए इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। ठीक है,
बिल्ली पर प्रयोग किया था। इनके थार्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत का नाम क्या है? प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत क्या है? प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत है। फिर इसे ही कहते हैं, इसको ही कहते हैं उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। तो ये नाम और उपनाम जानते रहिए, इसका काम पड़ेगा, क्योंकि कोई भी पूछा जा सकता है आपसे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, उक्त परिभाषा किसने दी है? किसने दी है? ठीक है, देखिए क्या है कि आपके एग्ज़ाम में हमेशा 2 से 3 परिभाषाएं ज़रूर आती हैं, इसलिए परिभाषाओं को याद रखना बहुत ज़रूरी है। गेट्स की परिभाषा भी अधिगम की बहुत बार पूछी गई है, लगभग 1-2 साल छोड़ के ज़रूर किसी न किसी पेपर में पूछ ली गई है, टेट या प्राइमरी टेट या जूनियर टेट में। तो आपका सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये इसका किसने दिया है इस परिभाषा को? स्किनर महोदय ने दिया है, वुडवर्थ ने दिया है, रायबर्न दिया है, क्रो ने दिया है। तो आपको ऑप्शन सही हो जाएगा वुडवर्थ। इस परिभाषा को किसने दिया है? वुडवर्थ ने दिया है। सीखना विकास की प्रक्रिया है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, थार्नडाइक का अधिगम का सिद्धांत। थार्नडाइक का अधिगम का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, पुनर्वलन का सिद्धांत, तल रूप का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था, कौन सा हो जाएगा सही ऑप्शन? आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी वाला। छठे का कौन सा हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी कहते हैं, या फिर उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने प्रयोग किस पे किया था? बिल्ली पर किया था। ठीक है, इनके सीखने के नियम हैं, कितने नियम हैं? 2 हैं, प्रमुख नियम और गौड़ नियम हैं। प्रमुख कितने हैं? 3 हैं, और गौड़ कितने हैं? 5 हैं। लेक्चर वीडियो में बहुत अच्छे से इसको बताया गया है। अगले प्रश्न मिलते हैं। अगला प्रश्न यह है, कोहलर का अधिगम सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? कोहलर का अधिगम सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो आइए बताइए कौन सा हो जाएगा इसमें। पहला ऑप्शन दिया गया है आपका संबंधवाद, अंतःदृष्टि, प्रबलन, उक्त सभी। तो कोहलर का अधिगम सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? अंतःदृष्टि। बी वाला सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा? बी वाला, अंतःदृष्टि। कोहलर के सिद्धांत को क्या कहते हैं? एक तो कोहलर का सिद्धांत ही कहीं कहीं लिख के आ जाता है। कोहलर का सिद्धांत, इसके उपनाम जानना, बहुत सारे जितने भी सिद्धांत उसके उपनाम जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। अंतःदृष्टि का सिद्धांत, अंतःदृष्टि का सिद्धांत, और इसे गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहते हैं। गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या थे? 3 मनोवैज्ञानिक थे। पहला तो कोहलर क्या थे? प्रयोगकर्ता थे। अच्छा, इसका जो गेस्टाल्टवाद है, इस विधि का प्रतिपादन किसने किया था? वो किसने किया था? वो वर्दिमर ने किया था। ये जानते रहिएगा। कोहलर प्रयोगकर्ता हैं, वर्दिमर क्या हैं? इसके जनक हैं, और कोफका सहयोगी हैं। किस पे किया था? सुल्तान नामक चिंपैंजी पे। देखिए ये सारी चीज़ें बताई गई हैं लेक्चर वीडियो में, वहाँ पे आप जा के देख सकते हैं। यहाँ भी मैं डिटेल में बता दे रहा हूँ जिससे आपको आगे गड़बड़ी ना हो। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, अंतःदृष्टि सिद्धांत पर प्रभाव डालने वाला तत्व कौन सा है? अंतःदृष्टि सिद्धांत पर प्रभाव डालने वाला तत्व कौन सा है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, अनुभव, बुद्धि, प्रयत्न एवं त्रुटि। तो क्या है इसमें? देखिए इसमें अनुभव, बुद्धि, प्रयत्न एवं त्रुटि सारे हैं, यानी कि 3 के तीनों समाहित हैं। ये तीनों समाहित हैं। तो अंतःदृष्टि सिद्धांत में क्या होंगे? अंतःदृष्टि सिद्धांत में तीनों के तीनों समाहित होंगे, यानी कि आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। अनुभव, यानी कि देखिए जब चिंपैंजी क्या करता है, पिंजड़े में उछल कूद मचाता है केले को पाने के लिए, यहाँ पे जो क्या करता है, उछल कूद मचाता है, तो फील करता है कि यहाँ से दूर है, ज़्यादा है। फिर हाथ से एक बाद फिर पैर चलाता है, फिर देखता है दूरी ज़्यादा, अनुभव करता है कि नहीं हाथ नहीं पहुँच रहा, शायद पैर पहुँच जाए। फिर डंडे से कोशिश करता है, फिर डंडा जुड़ जाता है, लंबा होता है तो कोशिश करता है, यानी कि अनुभव भी उसका काम आता है। फिर बुद्धि, वो क्या करता है, पहले हाथ का प्रयोग करता है, फिर बुद्धि में सोचता है वो कि पैर से काम चल जाए, तब भी नहीं होता, फिर छड़ी से काम लेता है, फिर जुड़ जाने के बाद उसे निकाल लेता है, यानी कि बुद्धि का प्रयोग करता है। और प्रयत्न एवं त्रुटि, यानी कि लगातार क्रियाशील रहता है, यानी कि 3 की तीनों चीज़ समाहित हैं। आपका उत्तर सही हो जाएगा डी वाला। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 आ गया। निम्न में से शरीर वैज्ञानिक कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि ये कहीं पूछा नहीं है, लेकिन पूछा जा सकता है, बहुत कम जगह पे मिलेगा। ये मैंने बताया था जो आपको पढ़ा रहा था मैं। अब जब मैं पढ़ा था आपको शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसका है आप समझ गए होंगे। आपके ऑप्शन दिया गया है, निम्न में से शरीर का वैज्ञानिक कौन थे? स्किनर, फ्रोबेल, पावलोव, वाटसन। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? सी वाला। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। पावलोव क्या थे? शरीर वैज्ञानिक थे। सब पावलोव ने क्या दिया था? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। देखिए पावलोव ने जिस सिद्धांत दिया शास्त्रीय अनुबंधन, उसके कई सारे नाम हैं। नाम आप जरूर जानते रहिए, क्योंकि कई बार नाम वो पूछ लेता है जो सबसे अलग है। इसी को क्या कहते हैं? टाइप एस भी कहते हैं। टाइप एस भी कहते हैं, इसी सिद्धांत का नाम है। उसके बाद इसको क्लासिकी सिद्धांत कहते हैं। क्लासिकी सिद्धांत भी कहा जाता है। अनुकूलन अनुक्रिया भी कहा जाता है। अनुकूलन अनुक्रिया सिद्धांत भी कहा जाता है। फिर उसके बाद अस्वाभाविक सिद्धांत कहा जाता है। अस्वाभाविक सिद्धांत कहा जाता है। इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था। कुत्ते को क्या किया था इन्होंने? कुत्ते के ऊपर कुत्ते के सामने क्या करता था? भोजन ले आते थे, घंटी बजाने के साथ ले आते थे। तो पहले तो कुत्ता क्या करता था? भोजन को देख के लार टपकाता था, लेकिन भोजन और घंटी में एक संबंध स्थापित हो जाने के बाद क्या होता है कि वो मात्र घंटी से ही लार टपकाने लगता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। आपका 10वां प्रश्न किसने किया था? अभी मैंने पिछली वीडियो में बताया, पिछले क्वेश्चन में बताया था प्रभाव का नियम किसने प्रभावित किया था। प्रभाव का नियम किसने दिया था? आपका ऑप्शन दिया गया है कोहलर, IP पावलोव, सी थॉर्नडाइक, डी है VF स्किनर। आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। थॉर्नडाइक ने क्या किया था? प्रभाव के नियम बताए थे। कितने नियम बताए थे? 2 बताए थे। कौन कौन से मैं बता चुका हूँ, मुख्य नियम और गौड़ नियम, ये बता दिया है। और इसमें 3 थे, इसमें 5 थे। इसकी सारी डिटेल आपको लेक्चर वीडियो में मिल जाएगी। आज ही कल ही वीडियो शूट हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2018 टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। नैमित्तिक अनुबंधन काफ़ी नया नाम था जो NCERT बुक में दिया गया था। नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन है आपके कोहलर, B स्किनर, C पावलोव और D थॉर्नडाइक। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? B वाला हो जाएगा। स्किनर महोदय ने नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत का क्या किया था? प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत के और भी नाम हैं। क्रिया प्रसूत इसको कहा जाता है, क्रिया प्रसूत सिद्धांत कहते हैं। इसको सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। इसको कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत भी कहते हैं। कार्यात्मक प्रतिबद्धता कहते हैं। RS थ्योरी भी कहते हैं। RS थ्योरी भी कहते हैं। और इसको स्किनर बॉक्स भी कहते हैं। स्किनर बॉक्स भी कहते हैं। देखिए जितने भी उपनाम हैं वो सारे के सारे आपको याद होने चाहिए, क्योंकि कोई भी पूछा जा सकता है। इनका जो प्रयोग था किस पे था? चूहे पर था और कबूतर पे था। इसमें कि इसका प्रयोग जो इन्होंने प्रयोग किया था वो चूहे पे किया था और कबूतर पर किया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, एनिमल इंटेलिजेंस पर किस मनोवैज्ञानिक ने शोध किया था? इसको पिछली वीडियो में ही पढ़ाया गया था, पिछले ही लेक्चर में पढ़ाया गया था। एनिमल इंटेलिजेंस के बारे में किसने बात की थी, किसने शोध किया था? आपके ऑप्शन है कोहलर, थॉर्नडाइक, स्किनर और डी अल्बर्ट बंडूरा। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? सही ऑप्शन हो जाएगा आपका थॉर्नडाइक। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? थॉर्नडाइक हो जाएगा। थॉर्नडाइक ने क्या किया था? एनिमल इंटेलिजेंस पर काम किया था, यानी कि जानवरों की बुद्धि कैसे कार्य करती थी। इन्होंने बताया कि मनुष्य और जानवर या पशु दोनों ही क्या करते हैं कि प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत पर सीखते हैं। प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत पर सीखते हैं, यानी कि वो पहले कोशिश करते हैं, भूलते हैं, कोशिश करते हैं, भूलते हैं और वो सीख जाते हैं। प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत भी इन्हीं का है, थॉर्नडाइक महोदय का है।
जिसे उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने बिल्ली के ऊपर इस सिद्धांत का क्या किया था, प्रयोग किया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है अधिगम का कौन सा सिद्धांत प्रयत्न एवं त्रुटि पर आधारित होकर आधारित न होकर पूर्ण रूप से सूझ पर आधारित है। तो यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अधिगम का कौन सा सिद्धांत प्रयत्न एवं त्रुटि पर आधारित न होकर पूर्ण रूप से सूझ पर आधारित है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं नैमित्तिक सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत, अनुकूलन अनुक्रिया सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांत। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी वाला गेस्टाल्ट सिद्धांत। गेस्टाल्टवादियों का मानना था कि कोई भी व्यक्ति क्या करता है, कोई भी बच्चा सूझ के आधार पर सीखता है, ना कि वह बार बार प्रयास करके और त्रुटियां करके सीखता है। ये इनका ऐसा मानना था। प्रयत्न एवं भूल को क्या किया था इन्होंने, प्रयत्न एवं त्रुटि को नकार दिया था। सीधे कहा कि कोई भी अचानक से वो सीखता है, वो सूझ के माध्यम से सीखता है, ऐसा गेस्टाल्टवादियों का मानना था। गेस्टाल्टवाद के जनक कौन थे, वर्दीमर थे। और इसके प्रयोगकर्ता कौन थे, इस सिद्धांत के प्रयोगकर्ता कौन थे, कोहलर थे जिन्होंने चैंपेजी का प्रयोग किया। और इसके सहयोगकर्ता कौन थे, कोफका थे। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है सीखने के पावलाव के सिद्धांत को किस श्रेणी में रखा जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपको ऑप्शन जो दिए गए हैं पुनर्बलन सिद्धांत, अपुनर्बलन सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पावलाव क्या करते हैं, पुनर्बलन पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं कि बाह्य पुनर्बलन के आधार पर ही बच्चे को बहुत ही आसानी से सिखाया जा सकता है। तो इसलिए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ए। कौन सही हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सीखने के पावलाव के सिद्धांत को किस श्रेणी में रखा जाएगा, पुनर्बलन सिद्धांत में रखा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा बड़ा है, देखते हैं क्या है। प्रश्न दिया गया है जब व्यक्ति एक खास उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना सीख लेता है, तो वह उद्दीपन से मिलते जुलते सभी अन्य उद्देश्यों के प्रति भी लगभग वैसी ही अनुक्रिया करता है। इसे क्या कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से प्रश्न को पढ़े हैं। जब व्यक्ति एक खास उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना सीख लेता है, यानी कि कोई व्यक्ति है जो खास उद्दीपक है, जो स्टिमुलस है, उसके प्रति एक अनुक्रिया सीख जाता है और वह उद्दीपन से मिलते जुलते उसी अन्य उद्देश्यों के प्रति भी लगभग वैसी ही अनुक्रिया करता है, तो इसे क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन हैं अनुक्रिया सामान्यीकरण, उद्दीपन सामान्यीकरण, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी वाला। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला, उद्दीपन सामान्यीकरण। क्योंकि व्यक्ति के सामने वैसे ही मिलते जुलते उद्दीपक से वैसी ही अनुक्रिया करता है, इसलिए उद्दीपन सामान्यीकरण हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी वाला। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया टाइप एस अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। अभी हमने बताया था किसने किया है। आपका ऑप्शन दिया है पाउलोव, थॉर्नडाइक, बंडूरा। सही ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। आप किसने किया है, पाउलोव ने किया है। ये उपनाम है जो उनके सिद्धांत हैं पाउलोव के, उसके उपनाम है। कौन सा सिद्धांत है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के कई नाम हैं, उसमें से एक नाम क्या है, टाइप एस भी है। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है सुल्तान नामक वनमानुष पर कोहलर ने कौन से सिद्धांत का प्रयोग किया था। ठीक है, उनका कौन सा सिद्धांत था, क्रिया प्रसूति सिद्धांत, अंतःदृष्टि सिद्धांत, अनुकूलन अनुक्रिया सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। तो कौन सा सिद्धांत था, अंतःदृष्टि सिद्धांत, जिसे क्या कहते हैं, सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं, सूझ का सिद्धांत कहते हैं, गेस्टाल्ट सिद्धांत कहते हैं, गेस्टाल्ट सिद्धांत कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, कोहलर सिद्धांत, कोहलर का सिद्धांत भी कहते हैं, कोहलर का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, तो अंतःदृष्टि सिद्धांत में क्या किया जाता है, सुल्तान नामक वनमानुष का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया अन्वेषण के सिद्धांत का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया था। अन्वेषण के सिद्धांत का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया था। आपका ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, एडवर्ड टोलमैन,
ब्रूनर, गिने, अल्बर्ट बंडूरा। तो ऑप्शन सही हो गया वो कौन सा हो जाएगा? ब्रूनर। हालांकि ये भी पढ़ाया नहीं गया है, आपको अगले लेक्चर में पढ़ाया जाएगा, आने वाले लेक्चर में पढ़ाया जाएगा ब्रूनर के बारे में, अन्वेषण सिद्धांत क्या है, कैसे कार्य करता है। लेकिन ये जानते रहिए कि ये अन्वेषण का सिद्धांत किसने दिया है? ब्रूनर महोदय ने दिया है। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, अधिगम क्या है? अक्सर पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। सामाजिक क्रिया है, मानसिक क्रिया है, भौतिक क्रिया है, कोई नहीं है। तो ये क्या हो सकता है? क्या सामाजिक क्रिया है अधिगम? बिल्कुल नहीं, सामाजिक क्रिया नहीं है। मानसिक क्रिया, बिल्कुल मानसिक क्रिया है, क्योंकि दिमाग इसमें काम करता है, मानसिक स्थिति काम करती है। भौतिक क्रिया भी नहीं है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका बी वाला। क्या है अधिगम? क्या है? एक मानसिक क्रिया है। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, एक बालक माचिस की तीली से जल जाता है, जिससे दोबारा उसे सावधानीपूर्वक जलाता है। बालक का यह व्यवहार कहलाता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और बहुत ही अच्छा ये उदाहरण भी है। तो एक बालक क्या है, माचिस की तीली से जल जाता है और उसे दोबारा जलाने के लिए वो सावधानीपूर्वक प्रयोग करता है। तो क्या हो जाएगा? ये अनुभव हो जाएगा। क्या वो पहले जली हुई तीली से अनुभव करके सीखता है, या फिर अधिगम हो जाएगा, या परिपक्वता या वृद्धि? ऑप्शन सही हो जाएगा आपका बी वाला, अधिगम होगा ये। क्योंकि वो क्या करता है कि पूरी तरीके से जब जल जाता है, शुरुआत में असावधानीपूर्वक माचिस जलाने से उसका हाथ जल जाता है, तो फिर दोबारा क्या करता है, वो सावधानीपूर्वक जलाता है। क्योंकि उसे ये लर्न हो जाता है कि अगर हम सावधानीपूर्वक नहीं जलाएंगे तो मेरा हाथ जल जाएगा। तो इस तरीके से 20 क्वेश्चन का ये सेशन कंप्लीट हुआ। इसको पूरा आप करिए और देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कहाँ गड़बड़ियाँ हो रही हैं, उसे कितना आपको भी तैयार करने की आवश्यकता है। अगर इस क्वेश्चन का PDF आप चाहिए तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप मैसेज कर देंगे तो आपको PDF मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करिए, सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।